हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी पे। तो आज हम लेके आ गए हैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब करना ही मेरी ताकत होगी जो हमें आगे वीडियो बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं, जो सीटेट में विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं। और वो जो ईवीएस का सिलेबस है, पर्यावरण का जो सिलेबस है, उसमें जो दिए हुए हैं 5 थीम्स होते हैं, उसके एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जो भी जानवर होते हैं उसको देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो बात करते हैं, चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है ना। ये सवाल बनते हैं सीटेट में। और फिर क्या है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों को तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर कैसे हमें ढूंढते हैं? तो हमारे तलवे की गंध को सूंघकर हमें मच्छर ढूंढते हैं, और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसके वजह से भी मच्छर हमारे पास आ जाते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। उसके बाद है कि सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। जो भी जगह होता है सबका अपना अपना एरिया होता है। कुत्ते का भी अपना एरिया होता है, अपना जगह होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है। जैसे एक कुत्ता अगर नया किसी मोहल्ले में आ गया तो वो कुत्ता क्या है, समझ लेता है कि कोई बाहरी कुत्ता उसके इलाके में आ गया है ना, किसी के वजह से, क्योंकि उसके मल मूत्र की गंध की वजह से उसके इलाके में जो बाहर वाले कुत्ते आए थे उसका पता चल जाता है ना। यानी ये समझ गए। तो कुत्ता मलमूत्र के जरिए, गंध के जरिए वो पहचान जाता है कि कौन कुत्ता मेरे इलाके में आया है। बढ़ते हैं, अगला है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी जो मादा होती है उसको कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता है, उसकी गंध से, उसकी खुशबू से। उसके बाद है, पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। पक्षी जो है उसके 2 जो आँख है वो अलग अलग चीज़ों में भी देख सकती है, एक ही समय पर अलग अलग चीज़ों को देख सकती है। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जो ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं उनकी जो क्या नाम आँख की पुतली होती है वो ज़्यादा घूमती नहीं है, वो अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। कैसे देखती है पक्षियाँ, कैसे देखती है? तो वो अपनी गर्दन को हिला करके या घुमा करके अपने आसपास की चीज़ों को देखती है। उसके बाद है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करती है तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। किसकी दूरी का एहसास होता है? तो चीज़ की दूरी का एहसास होता है। यानी कि जब पक्षी दोनों आँख से एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है ना। उसके बाद है, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जब कोई भी पक्षी हो
वो अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करती है, तो उनका जो देखने का दायरा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा कौन सा पक्षी देख सकता है? मनुष्य से 4 गुना ज्यादा कौन सा पक्षी देख सकता है? तो उसमें ऑप्शन रहेगा, तो जब हम जानते रहेंगे तो उसमें ऑप्शन रहेगा चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। उसके बाद है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर, जो दिन में जागते हैं जानवर, कुछ रंग देख पाते हैं, तो वो कलर को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। जो रात में जानवर जागते हैं वो हर चीज को कैसे देखते हैं? या तो उसे सफेद ही दिखाई देता है, या तो वो काली चीज दिखाई देती है। लेकिन जो दिन में जागते हैं उसे रंगीन भी दिखाई देता है ना, वो कुछ रंग को देख पाते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के क्या नहीं होते हैं? तो कान नहीं होते। वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन लेता है। वो आहट से पहचान लेता है कि आदमी आ रहा। कौन? तो सांप। जमीन की आहट से सांप जो है पहचान लेता है कि वो कौन आ रहा है, उसे पता चल जाता है ना। उसकी बाहरी आंखें नहीं होती है, ये बाहरी कान नहीं होते, है ना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कहता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों को तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। जब कोई मुसीबत आने लगता है, या कोई भूकंप हो, या सुनामी हो, या शेर, कोई भी जानवर हो, शेर हो, चीता हो, वो क्या करता है, वो लंगूर जो है पेड़ पे बैठ करके अलग तरह की आवाजें निकालने लगता है ना। और कोई संदेश पहुंचाने के लिए पक्षी भी इस काम को करती है, अलग अलग तरह की आवाज निकालती है। या कोई मुसीबत अगर आने वाली होती है, कोई आपदा आने वाली रहती है, तो पहले जानवर को महसूस हो जाता है, तो जानवर क्या होते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकालने लगते हैं, अलर्ट करने के लिए, संदेश पहुंचाते हैं। फिर अगला पॉइंट कहता है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। क्या कहता है? कुछ जो पक्षी होती है वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालती है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। जब मछली को किसी खतरा का एहसास होता है तो वो बिजली की तरंग से जानकारी पहुंचाती है दूसरे मछली को। किसके वजह से? तो बिजली की तरंग से जानकारी पहुंचाती है ना। बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। एक मछली दूसरे मछली को बिजली की तरंग से जानकारी को पहुंचाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे भूकंप आया है ना, या तूफान आते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे हरकत करने लगते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है ना। क्या है, जंगलों में जो रहने वाले लोग होते हैं उसे पता चल जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो कुछ जानवर क्या करते हैं, तूफान या भूकंप आने की जो संभावनाएं होती है या आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगती है। तो जंगल के जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और वो उस जगह से दूर चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट कहता है, सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई, कब? तो दिसंबर के 2004 में। कब? तो दिसंबर 2004 में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई। कहाँ की? तो अंडमान की। कहाँ भूकंप सुनामी आई थी? तो अंडमान में। कब? तो 2004 में। किस महीने में? तो दिसंबर में। तो वहाँ के जो जानवर थे वो अलग व्यवहार करने लगे, तो जो अंडमान की जनजाति थी वो उनकी चेतावनी को समझ गई और उन्होंने वहाँ इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी से क्या कर गए? बच गए, सुनामी से बच गए। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कई जानवरों को अपनी भाषा है, जैसे डॉल्फिन एक दूसरे से आवाज निकाल करके या एक दूसरे से बातें करती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। गर्मी का मौसम आता है तो छिपकली को आप अपने घरों में देखिएगा, लेकिन जैसे सर्दी का मौसम शुरू होता है तो छिपकली आपके घर से जाके कहीं छुप करके सो जाती है। फिर 6 महीना बाद ही जब ठंडी खत्म हो जाती है तो निकलती है ना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ और पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में? आगे हम पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में, है ना। तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन को दबा लें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, है ना। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सनशाइन एकेडमी को। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है स्लॉथ के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते। स्लॉथ कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है पर यह भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। किससे? पैर से उल्टा लटक कर। कितने घंटे? तो 17 घंटे। ये जो है VVI है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सीटेट में। स्लॉथ के बारे में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। स्लॉथ कैसा दिखता है? तो भालू जैसा दिखता है। स्लॉथ दिन में कितने घंटे सोते हैं? तो 17 घंटे। कैसे सोते हैं? तो पैर पे उल्टे लटक कर सोते हैं, है ना। उसके बाद है स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करता है। स्लॉथ जो है एक हफ्ता में एक बार ही शौच करता है। शौच करने के लिए पैर से नीचे उतरता है। वो हफ्ते में एक बार पैर से नीचे उतरता है, बाकी सारा दिन पैर पर ही रहता है। स्लॉथ जिस पर पैर पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। इतना काहिल जानवर होता है, इतना सुस्त जानवर होता है, इतना लेजी जानवर होता है कि जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते को खाकर अपना पेट भरते हैं। और इनकी उम्र 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ पर ही जाते हैं। पूरे वो अपने जीवन काल में सिर्फ 8 ही पेड़ पे वो जाते हैं। यानी कि एक पेड़ पे वो कितना दिन रहते हैं? तो 5 वर्ष रहते हैं। एक पेड़ पे 5 वर्ष रहते हैं, है ना। समझ गए? तो चलते हैं
आगे की तरफ आगे कहता है, बाघ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाघ के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाघ के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना बेहतर दिखता है? तो 6 गुना दिखता है बाबू। कितना गुना? तो 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। बाघ का जो मूंछ होता है ना, वो हवा में जो कंपन होते हैं तो उसको भी भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। जिससे पता चल जाता है कि उसको उसका शिकार कहाँ या है ना। और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद करती है। और अंधेरे में उसको रास्ता ढूंढने में कौन मदद करता है? अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है ना। उसके बाद है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जैसे मौका मिलता है वैसा आवाज निकालता है। बाघ का गर्जन की आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ की गर्जन की आवाज कितने किलोमीटर तक सुनी जाती है? तो 3 किलोमीटर तक बाघ की गर्जन की आवाज सुनी जा सकती है। और यह मौके के अनुसार अपने आवाज को क्या करता है? बदलता रहता है। हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में? तो हमसे 6 गुना बेहतर देखता है अंधेरे में, है ना। और उसकी जो मूंछें होती है वो हवा में कंपन करके पता कर लेती है कि खतरे को भांप जाती है ना। और उसकी शिकार का सही स्थिति का पता चल पाता है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचान सकता है। बताइए कितना बुद्धिमान जानवर है ये, कितना दिमाग है, कितना ब्रिलियंट जानवर है टाइगर। वो हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने, यानी कि पत्तों और झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर पहचान लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं, है ना। जैसे बाहर की कोई आवाज आती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अपने कानों को घुमा लेता है। उसके बाद है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है? जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। घना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में। कहाँ है? घना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कहता है, सपेरों को कॉलबेलिया कहा जाता है। कलबेलिया, सपेरों को क्या कहा जाता है? कलबेलिया। सपेरों को क्या कहा जाता है? तो कलबेलिया। नाग गुम्फन ऐसा डिजाइन है, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ? नाग गुम्फन ऐसा डिजाइन है जिसमें रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है कलबेलिया। नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालबेलियाएं जैसे नाचती है तो उनकी जो मुद्रा होता है, उनका जो स्टेप होता है वो सांप जैसी होती है ना। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे? तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। उसके अगला पॉइंट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कितने तरह के सांप जहरीले होते हैं हमारे देश में? 4 तरह के। कौन कौन? तो नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये जो है 4 तरह के सांप जो है वो हमारे इंडिया में जहरीले होते हैं। कौन कौन? तो नाग, करैत, दुबैया, है ना, और अफाई। ये जो सांप होते हैं
वो बहुत ही जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके दो खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। जब सांप काटता है तो उसके जो आगे वाले दांत होते हैं वो उसके शरीर में धस जाता है और सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किसके जहर से बनाई जाती है? सांप के जहर से। सांप के जहर का दवाई बनाया जाता है। सीरम नाम, क्या नाम रहता है? सीरम। तो आपने समझा कि सांप जब किसी को काटता है तो उनके दो खोखले जो दांत होते हैं आगे वाले, वो दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर के अंदर धंसा देता है और अपना जहर को छोड़ता है। सांप क्योंकि सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जहर से सांप का ही दवा बनाया जाता है। उड़ीसा के कालखंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। सबसे ज्यादा चावल पैदावार कहाँ होती है भाई? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। कहाँ? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे ज्यादा चावल पैदावार होती है। तो ये पॉइंट जितने भी हैं सबको अच्छे से नोट्स बना लें और 100% है कि आप 30 में से 30 नंबर लाइएगा ईवीएस में। अगर आपका 15 नंबर का कंटेंट मजबूत हो गया और फिर सीडीपी जो 15 नंबर का होता है वो मजबूत हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपको 30 नंबर में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए हमारे वीडियो को, लेटेस्ट वीडियो सबको देखते रहिए। इसलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जो सीटेट करने वाले आपके दोस्त यार तैयारी करने वाले हैं उनको मेरा वीडियो भेजिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वीडियो कर दीजिए, कमेंट में लिखिए। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया था। किस जिले में? तो कहाँ भाई? उड़ीसा में। तो किस जिले में? तो कालाहांडी जिले में सबसे ज्यादा चावल की पैदावार होती है। उन्नीयमपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। कौन? उन्नीयमपुरम जो जिला है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जो आम पापड़ होते हैं, जो आम पापड़ है, जो उनकी जो पहचान है या उनका जो नाम है वो अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी में अमावट बोलते हैं, बंगाली में आमसोट्टो, बंगाली में क्या बोलते हैं? आमसोट्टो। असम में अमटा, तेलुगु में मामिडी तंदरा, मराठी में अम्बाबरी। क्या बोलते हैं? अम्बाबरी बोलते हैं। कहाँ? तो मराठी में। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर आप हमारे YouTube चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा, लाइक कीजिए। हमारे मेहनत को, तो अपनी मेहनत जारी रखिए और पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कीजिए, जिससे आपका सीटेट सफलतापूर्वक आप पास कर जाएं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।